वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो गाइज, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रेशोज़ क्या होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और हम रेशोज़ क्यों निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेशोज़ 4 टाइप्स की होती हैं: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें से पहला पार्ट यानी कि लिक्विडिटी रेशोज़ जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताती है हमने कवर कर लिया था, राइट। आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ सॉल्वेंसी रेशोज़। ये क्या होती है? वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताती थी और ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाइए बच्चों। सॉल्वेंसी रेशोज़, कौन सी सॉल्वेंसी? लॉन्ग टर्म। देखिए, एक कंपनी जो होती है, एक फर्म जो होती है, उसकी सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ ही नहीं होती, नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको जो नियर फ्यूचर में आने वाले पैसे हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ही फुलफ़िल करना है। फ्यूचर के ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, जैसे आपने लोन ले लिया जो 5 साल बाद देना है, या आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, या आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। कौन से वाले? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ में आ रही है? तो उसका एक टाइम होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। प्रेफरेंस शेयर्स का ज़्यादा होता है, 20 साल, 30 साल भी होता है। तो वो आपको पे करने हैं, वो भी तो पे करने हैं। अभी प्लानिंग करोगे तभी तो दे पाओगे। छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है कंपनी में, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे थोड़ा ना दिए जाते हैं। अगर आप देख रहे होंगे अभी कि जो पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इन पेट्रोलियम कंपनीज़ को कुछ बॉन्ड्स इशू कर दिए थे और उसके बदले में पेट्रोल जो था सस्ता था, और अब उन बॉन्ड्स को रीपे करने का टाइम आ गया है और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं और अमाउंट लाख करोड़ में है कुछ। गॉट इट? तो इसी वजह से सारी सब्सिडीज़ जो है पेट्रोल पे से कम हो गई है और प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ऐसी ही बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो फ्यूचर में पे करने होते हैं। तो उसको पे करने के लिए हमें अपनी इन कुछ रेशोज़ को देखना पड़ता है कि क्या हम दे पाएंगे। और कुछ लोग जो आपको उधार दे रहे हैं, कोई भी इंसान क्यों आपको लोन देगा, क्यों आपके डिबेंचर्स खरीदेगा, क्यों आप पे पैसा लगाएगा? चेक करेगा। वो भी क्या चेक करेगा कि क्या ये कंपनी मेरे पैसे दे पाएगी। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है इन रेशोज़ से। तो बच्चों, इसमें 4 रेशोज़ आती हैं। कौन सी आती है? आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रेशो, जहां भी एस्ट्रिक लगा दूं समझ जाना इंपॉर्टेंट है, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी नाम से ही पता चल रहा है किसकी रेशो है? डेट इक्विटी। इसको डेट टू इक्विटी रेशो भी बोल देते हैं। ओके, डेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, और इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विटी का मतलब वैसे तो होता है कैपिटल। ओके, लेकिन यहां पे कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कैपिटल नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? शेयर होल्डर्स फंड। हाँ जी बच्चों, एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, पता नहीं कैमरा कैसे बंद हो गया। मैंने सारी रेशो समझा दी, बता दी, और अब मैंने जब चेक करा जाके तो मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही है, कैमरा बंद हो गया है। मैं शायद ये शेयर होल्डर फंड लिख रहा था, उसके बाद कैमरा बंद हो गया। आई डोंट नो हाउ, क्या प्रॉब्लम हो गई सिस्टम में या क्या हुआ कैमरा में, बट वो बंद हो गई रिकॉर्डिंग और मैं सारी रेशो समझा गया आपको। तो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, दोबारा समझाता हूँ, समझिए क्या होती है ये डेट इक्विटी रेशो। क्या होती है डेट इक्विटी रेशो? डेट और इक्विटी की रेशो, यानी कि डेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स, कि कंपनी ने कितने लोन ले रखे हैं। लोन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है, और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी हो सकता है। कौन से? लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं? जो करंट लायबिलिटीज नहीं होती, यानी कि जो हमने 12 मंथ्स के बाद या बैलेंस शीट की डेट के ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हमने पे करने हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? वो होते हैं सारे लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन होते हैं बच्चों? कंपनी के ऑनर्स, कंपनी के मालिक, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। अगर आपने 100 शेयर भी खरीद रखे हैं तो आप भी कंपनी के मालिक हैं।
कहाँ तक? जहाँ तक आपके पास शेयर्स है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में चले जाओगे और बैठ जाओगे, हाँ भी मैं मालिक हूँ, आ गया, लाओ मेरे लिए चाय लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, दिखाओ बिजनेस में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता। आपका राइट रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप बस एक बार जा सकते हो, कब? एनुअल जर्नल मीटिंग में, तब जाके आप जो मर्जी बोल सकते हो और जो मर्जी पूछ सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो ये रेशो बताती है कि एक कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कहीं बैलेंस शीट बना के, ये रहा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है कि पैसा कहाँ लगा हुआ है, और लायबिलिटी साइड बताती है कि पैसा कहाँ से आया है, सोर्सेज ऑफ फंड, ऑनर्स का कितना पैसा है और आउटसाइडर जो है हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी जिसको बोल देते हैं। तो ये एक रेशो होती है कि भाई खुद का पैसा कितना है, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो देना नहीं है किसी को वापस, और डेट यानी कि जो देना है सबको वापस। 2:1 इसकी भी बेस्ट रेशो होती है। इससे ज़्यादा बच्चों अच्छी नहीं होती। इससे ज़्यादा क्यों नहीं अच्छी होती? यानी कि कंपनी में मालिक का पैसा तो कम है और बाहर वालों का ज़्यादा है। ऐसी कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी सी स्टेक पे रहती है। क्यों रहती है? उसका रीज़न है, अगर कल को लॉस हो गया, कंपनी डूब गई, तो भाग जाएंगे, ये तो डूब जाएंगे बेचारे सारे, पैसे कैसे निकलेंगे? इतने एसेट्स हैं ही ना, यानी कि ज़्यादा जितने भी एसेट्स हैं वो सब बाहर के पैसे से आए हुए हैं, हमारा खुद का पैसा तो कुछ है ही नहीं। गॉट इट? तो ये होती है डेट इक्विटी रेशो। अगर इससे कम है वो भी खराब बात होती है। वैसे तो कहा जाता है कि कर्जा सर पे ना हो तो अच्छी बात है। एक इंसान क्या चाहता है? बस कर्जा ना हो यार, कोई EMI ना देनी हो, कोई इंटरेस्ट ना देना हो, कमाओ खाओ ऐश करो, जो है अपने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट में, क्योंकि इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, वो एकदम से किसी के पास नहीं होता। तो ये लोन्स लेते हैं, और अगर लोन नहीं है ना किसी कंपनी पे, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि इसका मतलब इस बंदे की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसको कोई लोन ही नहीं दे रहा। गॉट इट? अगर आपने क्रेडिट स्कोर सुना होगा कि भाई इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है ना, लोन नहीं मिलता। कभी कभी होता है ना कि कम बैंक से कार के लिए लोन ले रहे हैं, किसी चीज़ के लोन फेल हो गया। क्यों हो गया? इसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। ठीक है, सिबिल स्कोर जिसको बोलते हैं, CIBIL, चेक करना गूगल पे, कभी आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपको लोन लेना है, आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया तो वो 757 के अंडर आसपास होगा। पर अगर आपने लोन लेके नहीं चुकाया, EMIs बाउंस होगी, तो वो कम हो जाता है, तो आगे से आपको वो लोन नहीं मिलेगा। हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपडेट कर देता है आपके स्कोर को, ये अच्छा है, ये खराब है। और अगर आप लोन लेके चुकाते जाओगे जल्दी जल्दी, तो वो बढ़ता जाएगा जल्दी जल्दी, तो उसके बाद आगे से आपको लोन फटाफट मिल जाएंगे। फिर भी कोशिश ये करना बच्चों, ज़िंदगी में लोन ना लेना पड़े। ओके, तो ये रेशो बताती है कि एक कंपनी के डेट और इक्विटी की क्या रेशो है, जो कि 2:1 रेशो होती है। इससे कम चल जाती है, पर बिल्कुल कम अच्छी नहीं कहलाती, और बिल्कुल ज़्यादा भी अच्छी नहीं कहलाती। ओके, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जितने भी हमने पैसे फ्यूचर में देने, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, जैसे कि डिबेंचर्स। अभी आपने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, पर डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है कि इतने 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब रिडम्पशन होगी तो पैसे देंगे। ओके, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स यानी कि शेयर्स पे पैसा। कितने तरीके के शेयर होते हैं? 2, ये आप पढ़ चुके होंगे अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया। इक्विटी शेयर होती है और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके बच्चों, तो ये होती है हमारी रेशो। अब हम ये देखते हैं कि जो ये हमारे एसेट्स हैं, सारे एसेट्स, नॉन करंट और करंट, ये कहाँ से आए हैं? पैसे से आए हैं। किसके पैसे से? ऑनर्स के पैसे से और आउटसाइडर्स के पैसे से। तो आउटसाइडर हमेशा देखते हैं कि हमारे पैसे के अगेंस्ट कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। क्या अगर कंपनी लॉस में गई तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा? सोचो, आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना कार है ना घर है, रिकवर कैसे करोगे? वो भाग गया तो। लेकिन अगर किसी इंसान का घर अपना है, गाड़ी है, तो आपको लगता है ना, दे दो यार पैसे, कहाँ जाएगा, दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो यही देखते हैं आउटसाइडर्स जब भी कंपनी को लोन देते हैं कि इसके पास एसेट्स कितने हैं। ये जितने ज़्यादा हो उतने ही सिक्योर फील करता है। बात समझ में आ रही है? एक कंपनी के पास 5 करोड़ के एसेट्स है, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का लोन देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? 5 लाख के एसेट्स हैं, वसूल लेंगे। ओके, तो ये रेशो ये बताती है। तो ये रेशो बेसिकली जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है, जो हमें पैसा देते हैं, उनको सिक्योर करता है। ये ज़्यादा होती है उनके लिए अच्छी होती है। ओके बच्चों, टोटल एसेट मीन्स ऑल करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, एंड डेट मीन्स सेम, डेट मीन्स डेट। अब ये रेशो बताती है कि शेयर होल्डर के अगेंस्ट हमारे पास कितने एसेट्स हैं। कि चलो बाहर वालों के पैसे के अगेंस्ट तो है ही, हमारे पैसे के अगेंस्ट कितने हैं। यानी कि मान लो 5 करोड़ के एसेट्स है, 3 करोड़ बाहर वालों के, तो 2 करोड़ हमारे लगे होंगे। सीधी सी बात है। हमारे मीन्स ऑनर्स के, ऑनर मीन्स शेयर होल्डर्स के। तो शेयर होल्डर्स फंड अपन टोटल है। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? अगेन ये होता है। टोटल एसेट्स क्या होता है? आपको पता है, बैलेंस शीट का उस साइड वाला टोटल, यानी कि करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ओके बच्चों,
तो ये एक रेशो बताई जाती है, यानी कि देखा जाता है कि भी किसी कंपनी में मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है। तो मालिक का जितना पैसा लगा होता है, सामने वाले को थोड़ा सिक्योर होता है कि हाँ यार बंदे ने पैसा लगा रखा, बिजनेस को ईमानदारी से करेगा। वरना भागने को कौन नहीं भागता, नीरव मोदी भी भाग गया और विजय माल्या भी भाग गया, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बच्चों क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो नाम से पता चल रहा है इंटरेस्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहां से? प्रॉफिट में से। क्या जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उससे इंटरेस्ट निकल रहा है और उसके बाद हमारे लिए कुछ बच रहा है, या बस इंटरेस्ट ही दिए जा रहे हैं? किससे पता चलता है? इस रेशो से पता चलता है। अब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो बच्चों होता क्या है, आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, लेकिन वो किसका बनाया? सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाया है, ठीक है। पार्टनरशिप का भी बना लिया होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया होगा। कंपनी का थोड़ा अलग तरीके से बनता है, ओके। आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो, और नहीं पढ़ा तो मैं इस क्लास के बाद बैलेंस शीट और पीएनएल वाला वो फर्स्ट चैप्टर करूंगा जिसमें फॉर्मेट्स हैं, आप देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो चैप्टर बच्चों यहाँ 4 नंबर का आएगा 12th में, लेकिन आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए, जो प्रॉफिट आता है कहां से? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। उस प्रॉफिट में से सबसे पहले आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। उस इंटरेस्ट को के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलते हैं, तो इसको पीबीआई बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से इनकम टैक्स की पेमेंट होती है, उसके बाद जो बचता है दैट इज पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर जो बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया जाता है, जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। तो वो देने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आपने उसमें भी पढ़ा होगा, किसमें? इनकम मेथड में, इकोनॉमिक्स में, अगर आपने नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ लिया तो, ओके। वैसे मुझे इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी बनानी है पर अभी टाइम नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कोर्स कवर करा सकूँ। तो बच्चों ये है प्रॉफिट का निकालने का तरीका। तो आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है? ये प्रॉफिट लेना है सब कुछ इससे पहले। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। अगर उसने बोल दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट मींस इंटरेस्ट ऐड करना है। अगर उसने बोल दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मींस टैक्स भी ऐड करना है और इंटरेस्ट भी ऐड करना है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें यहां आना है, ये वाला प्रॉफिट एंड देन ये वाला इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जो हमने डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स पे करना है। ये तो इसकी रेशो देखते हैं। इट मीन्स ये क्या बताती है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपया लोन पे 1 करोड़ रुपया लोन ले रखा है और उस पर 10% का साल का इंटरेस्ट देना है, यानी कि 10 लाख रुपीज़ हो गया। तो क्या आप 10 लाख कमा रहे हो? क्या 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो या 10 लाख से कम कमा रहे हो? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आप शेयर होल्डर्स हो, 100 शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी में, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उन सब ने कुछ पैसा लगाया हुआ है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने 1 करोड़ रुपए का लोन और ले लिया कि भाई बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है भाई ले लो, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर ने भी हाँ बोल दिया। उस पर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। अगर मान लो उस 1 करोड़ से जो पहले प्रॉफिट आ रहा था वो तो आ ही रहा था, उस 1 करोड़ से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और पेमेंट जा रही है 10 लाख रुपए की, तो किसको घाटा हो रहा है? शेयर होल्डर्स को घाटा हो रहा है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए उनके हिस्से का है। तो अगली मीटिंग में कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों ले रहे हो, जब कमाई नहीं हो रही तो बंद करो इसको, वापस करो पैसा। बात समझ में आ रही है? ओवरऑल कंपनी कमा रही होगी, लेकिन इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया उससे उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा। बात समझ में आ रही है? जो हमने ली है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये रेशो ये बताती है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट हमें इतना इंटरेस्ट कमा के, इतना प्रॉफिट कमा के दे रही है कि इंटरेस्ट पे करने का हमें कुछ बचे। अगर कुछ नहीं बच रहा तो भी फिर फालतू में काम करने का फायदा क्या है? बात समझ में आ रही है? तो ये रेशोज हमें ये चीज़ें बताती हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ अब क्लास रिकॉर्ड हो गई होगी, ठीक है। अभी देखता हूँ, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और मिलते हैं बोर्ड को क्लीन करने के बाद। अब करेंगे इन सब के कुछ क्वेश्चंस। ओके हाँ जी गाइस, 3 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं अलग अलग टाइप के, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, ये सिर्फ डेट इक्विटी रेशो के, ओके, तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है तो तीनों क्वेश्चंस इसके मैंने एकदम चुन के लिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 4.105। चलिए वो क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स हैं 260 के, टोटल डेट्स है 180 के, करंट लायबिलिटी है 20,000 की, इक्विटी नहीं दी हुई, और निकालना क्या है हमें सब में, डेट इक्विटी रेशो। अब सबसे पहले तो बच्चों डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिख लो, क्या आ जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी। ओके, अब डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो बच्चों हमेशा ना बैलेंस शीट को याद रखना, कहां पे लिखूं बैलेंस शीट, यहां ही लिख देते हैं। चलो देखो यहां पे होते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिर होते हैं करंट एसेट्स,
यहाँ पे होती है इक्विटी। इक्विटी में बच्चों 3 चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद रखना। इसके बाद होती है नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, और बच्चों इन दोनों को मिला के बनते हैं टोटल डेट्स। ये हमेशा याद रखना बच्चों, हर क्वेश्चन में काम आएगा, जहाँ भी ये डेट इक्विटी से रिलेटेड होगा हमेशा काम आएगा ये, और वैसे भी काम आएगा। तो देखिए वो क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट्स दे दिए 260 के। अगर इधर का टोटल 260 है तो इधर का टोटल भी 260 होगा, है ना। तो इसका मतलब इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज तीनों मिला के क्या बन जाएगा 260, जिसमें से इन दोनों का टोटल कितना दे रखा 180। अगर इन दोनों का 180 है तो ये 20 है, तो ये कितना हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई 160। डेट आ गया हमारा, डेट कितना आ गया 1,60,000 आ गया बच्चों, गॉट इट। तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 160, कैसे आ गई, ये दोनों मिला के होते हैं टोटल डेट, जो कि दे रखे 180, करंट लायबिलिटीज दे रखे 20, यानी कि ये 160। ओके अब ये दोनों 180 है और इस पूरे का टोटल कितना है 260, यानी कि 260 में से ये दोनों माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 180, तो क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, कितना आ गया 80,000 आ गया। रेशो कितनी आ गई 2/1, यानी कि 2:1। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स 260, तो इधर का टोटल भी 260, इसमें से ये दोनों में 180, ये 20 तो ये 160, तो ये 80, सिंपल। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी प्लस डेट, यानी कि डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, और नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लास्ट क्लास में बताया था, अगर नहीं देखिए तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ओके इसको यहां जाके माइनस कर देते हैं, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलती है, एक एसेट साइड से यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा डेट प्लस इक्विटी। तो हमें क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, डेट प्लस इक्विटी, उसमें से इक्विटी दे रखा है तो डेट निकाल लेते हैं। चलो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, ये हो गई हमारी 8 लाख, ये हो गई हमारी पता नहीं, और ये हो गई हमारी 2 लाख। इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो डेट हमारा आ गया 6 लाख। तो रेशो क्या आ जाएगी 6/2, यानी कि 3:1। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा चांस है आने का। ओके ध्यान से देखो, और ये सिर्फ इसमें नहीं आएंगे, ये करंट रेशो में भी आ सकते हैं। मैंने कराया नहीं, बट चलो मैं करा दूंगा किसी क्लास में, अगर टाइम बचा हमारे पास तो मैं करंट रेशो का ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा आपको। देखिए वो क्या कह रहा है, डेट इक्विटी रेशो है 2, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी 2 दे रखा है। अब देखो फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम भी बड़ी सी फिगर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारी डेट इक्विटी रेशो है कंपनी की, वो 2 कैसे आ रही है, वो आ रही है, हम ऐसे ले लेते हैं कि डेट है हमारे 50 लाख के और इक्विटी है हमारी 25 लाख की। ओके एक एज्यूम कर लो आप अपने आप से, ये बड़ी फिगर्स क्यों नहीं, क्योंकि देखो 10 लाख तो क्वेश्चंस में ही दे रखे हैं, तो इससे बड़ी ही फिगर्स लेनी थी हमें। ऐसी नहीं ले सकते ना कि 0 ही हो जाए या नेगेटिव आ जाए, तो बड़ी फिगर ले ली हमने। ओके अब वो कह रहा है बताओ सेल ऑफ लैंड जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख है 5 लाख में बेच दी। 4 लाख रुपए की लैंड, यानी कि हमारी बुक्स में लैंड कितने की थी 4 लाख रुपए की, बेच कितने में दी 5 लाख रुपए में। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लैंड अकाउंट 4 लाख, 1 लाख कहाँ गया, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट हो गया हमारे को। ओके बच्चों, और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। क्या बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ गए, रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ गए तो क्या बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई बच्चों। कितने रुपए से बढ़ गई, 1 लाख रुपीज से। देख रहे हो आप, फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 2:1 से अब क्या हो जाएगा रेशो, ये 50/26 हो जाएगा। जब ये 50/26 हो जाएगा तो रेशो क्या आ जाएगी, 2 आएगी, नहीं आएगी, अब 2 से कम आएगी, तो रेशो क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ गई, ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है। 30 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। फिर से समझिए, दोबारा समझाता हूँ। वो कह रहा है एक कंपनी है जिसकी डेट इक्विटी रेशो 2 है, हमने ऐसी फिगर ले ली कि हमारे डेट 50 लाख है और इक्विटी हमारी 25 लाख है। ओके ये हमारे डेट है, ये हमारी इक्विटी है। ओके
वो कह रहा है हमारे पास एक लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू मीन्स हमारी बुक्स में यानी कि एसेट साइड में वो 4 लाख रुपीज़ की लिखी हुई थी, वो हमने बेच दी। कितने बेच दी? 5 लाख में। 1 लाख का क्या हो गया इससे? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होते हैं? शेयर होल्डर फंड का। यानी कि क्या बढ़ गया? अब देखो डेट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई कर्जा ना हमने चुकाया ना हमने लिया। एसेट साइड में क्या फर्क पड़ा? लैंड कम हो गई। और यहाँ पे क्या फर्क? और कैश बढ़ गया और 1 लाख रुपए से इक्विटी बढ़ गई। यही हो ना, 4 लाख की लैंड कम हुई, 5 लाख का बैंक बैलेंस बढ़ गया, 1 लाख रुपए से नेट एसेट्स बढ़ गए। नेट एसेट्स बढ़ गए तो अब क्या होगा? 1 लाख रुपए से यहाँ पे क्या बढ़ेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि इक्विटी का पार्ट बढ़ गया। तो डेट सेम है, इक्विटी बढ़ गई। इक्विटी बढ़ गई तो क्या हो गया? डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे कई क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करना। ना हो तो एक सिंपल सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख हमने खरीद लिए। कैसे खरीदे? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। परचेज है ये। क्या करा है हमने? प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर करा है ना, कंसीडरेशन अदर देन कैश। वेंडर्स को हमने क्या करा? शेयर्स दे दिए और ले क्या लिया? एसेट्स खरीद लिए। तो प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। क्या बढ़ गया? एसेट बढ़ गए प्लांट एंड मशीनरी से। और क्या बढ़ गया? इक्विटी शेयर्स बढ़ गए। क्या डेट पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगेन क्या हो गया? डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा? रेशो फिर से डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? फिर से देख लेते हैं हमारी डेट इक्विटी रेशो क्या है। ये 50 लाख है, ये 25 लाख है। एसेट बढ़े और इक्विटी बढ़ी, डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इक्विटी बढ़ के कितनी हो गई? 10 लाख और बढ़ गई, यानी कि 35 हो गई। अभी तक क्या था? 50/25, 2 आ रहा था, वो हो गया 50/35। अब कुछ और आंसर आएगा बट 2 से कम आएगा। तो क्या हो गया? रेशो डिक्रीज हो गई। ओके, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, 3 आंसर आते हैं इसमें। तो फिलहाल दोनों केसेस में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फिर से तीसरा केस लेते हैं। डेट इक्विटी रेशो है कितनी? सेम यही, 50 लाख/25 लाख। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 लाख। क्या करा? अब डेट और इक्विटी दोनों पे असर पड़ गया। एक तरफ तो शेयर्स हमने क्या कर दिए? इशू कर दिए। कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दिया। इशू करने से क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ गई, यानी कि 10 लाख रुपीस के शेयर्स बढ़ गए, यानी 10 लाख रुपीस से इक्विटी बढ़ गई। और उसके अलावा क्या करा? वो जो शेयर इशू करके पैसे आए थे उस पैसे से एसेट बढ़े, लेकिन बाद में हमने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दिया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया, पैसे चले गए और साथ में हमारा 10 लाख का लोन कम हो गया। तो बन गया 40/35, फिर से डिक्रीज। ये तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, डबल डिक्रीज हो गया। ओके, ये बढ़ गए और ये घट गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। देखो 2 से ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग रह गई। तो आप देख रहे हो तीनों ही केसेस में क्या हो गया? डिक्रीज हो गई। क्वेश्चन चेक कर लेना, 42 है, यही आंसर आएगा आपका। तो बच्चों ये है क्वेश्चंस जो इस टाइप से आते हैं। एक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि बैलेंस शीट कैसे चलती है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होता है। इन दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है, इसको यहाँ माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। ये हमारे डेट्स होते हैं टोटल, ये हमारी इक्विटी होती है। ओके बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। सबसे आसान तरीका क्या है? अपने आप से इमेजिनरी फिगर्स ले लो, थोड़ी इनसे बड़ी, और सॉल्व करते जाओ, आंसर आता जाएगा। गॉट इट? तो मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा। एक बार समझ लेंगे, दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा सिर्फ आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है। तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और हम मिलते हैं अगली रेशो के साथ। ओके, हाँ जी बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 49 और 51, किसके? टोटल एसेट टू डेट रेशो की। फिर से वही बैलेंस शीट को दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, कह रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशो निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। ओके, टोटल एसेट्स यानी कि उस साइड का टोटल चाहिए। क्या चाहिए? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। क्या दे रखा है? टोटल डेट्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। उप्स, अब देखो मैंने हटा दी बैलेंस शीट, चलो बना देते हैं, यहाँ बना देता हूँ छोटी सी। लीजिए, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, और या इसको बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों ही नाम दे सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज। टोटल आता है बराबर। क्या दे रखा है? भरते जाओ। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 5 लाख,
और क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल होते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। करंट लायबिलिटीज 5 लाख और ये दे रखा है 15 लाख, यानी कि क्या हो गया, इसको ऐड करा, 5 लाख माइनस करा, क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर यानी कि ये यहाँ से हटा देंगे, यहाँ लाके इसको प्लस करेंगे, तो ये दोनों का सम कितना आ गया, 20 लाख। तो टोटल रिसर्च हो गया हमारी 20 लाख। ओके बच्चों, अब क्या चाहिए हमें, ये चाहिए हमें, क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लायबिलिटी दोनों को मिला के 15 है और करंट लायबिलिटी 5 है, तो ये कितने हो गए, 10। टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है, एनसीएल और सीएल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों मिला के 15 लाख है, जिसमें से करंट लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 10। तो अब हमारे एसेट्स आ गए 20 और ये आ गए 10, तो रेशो कितनी आ गई, 20 लाख अपॉन 10 लाख, 2:1। ओके बच्चों, ईजी है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, किसको, बैलेंस शीट को पकड़ लो बच्चों, बहुत कम आएगी। आ जाओ जी, इसमें भी यही बैलेंस शीट पकड़नी है। क्या कह रहा है, टोटल डेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं। लो जी, सब कुछ ही गोलमोल हो गया। क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, लीजिए, आ जाओ। हाँ जी, लिखो क्या क्या दे रखा है, टोटल डेट्स यानी कि दिस प्लस दिस, लो जी, इन दोनों को मिला के कितना दे रखा है, 12 लाख। इन दोनों को मिला के कितना आ गया, 12 लाख आ गया। चलिए जी, शेयर होल्डर फंड्स ये दे रखा है सीधा सीधा 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस, बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी किसका पार्ट है, इक्विटी का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता तो हम इसको अलग से लिखते, बट इसने क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसको इग्नोर। ओके, देन दे रखा करंट एसेट्स 5 लाख। चलिए जी, देन दे रखा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से हमने पढ़ ली है, अगर नहीं देखी है तो फिर बोल रहा हूँ देख लेना। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो ये दे रखी है 1 लाख, यानी कि करंट एसेट्स 5 लाख, उसमें से लायबिलिटी माइनस करी तो 1 आया, कितने माइनस करे, 4 लाख, यानी कि करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई हमारी, 4 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई हमारी, चलिए अलग अलग ही लिख देते हैं इनको, तो ये आ गई हमारी 8 लाख। चलिए, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया हमारा, 14 लाख। चलिए, हमें क्या चाहिए अब, टोटल एसेट और डेट। टोटल एसेट्स आ गए, क्योंकि जो टोटल यहाँ का है वही टोटल भी यहाँ का होगा, तो 14 लाख। और क्या चाहिए हमें, डेट्स। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन्स, कितना है, 8 लाख। चलिए जी, लाख से लाख कट गया, लो बच्चों। ओके, आंसर आ गया 1.75:1, ये रेशो आएगी। समझ आया अच्छे से। क्या करना है, बैलेंस शीट को पकड़ के रखना है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली रेशो के साथ, कौन सी है, प्रोप्राइटरी रेशो, और उसके बाद 2 क्वेश्चन किसके, इंटरेस्ट कवरेज रेशो के, और आज की क्लास ख़त्म। ओके, उम्मीद करता हूँ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं बच्चों, जो आगे चल के आपको काम आएगी। आप सीए बने, सीएस बने, एमबीए करें, कुछ भी करें, ये बहुत काम आने वाली है। ओके, हाँ जी बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस में से मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से एक है प्रोप्राइटरी रेशो का और 2 हैं आपके आईसीआर के, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो के। तो इन 3 क्वेश्चंस के बाद आज की हमारी क्लास ख़त्म, और उसी के साथ हमारी सॉल्वेंसीज रेशोज़ का टॉपिक भी ख़त्म। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं, देखिए सीखने को मिलेगा कुछ। वो कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशो निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशो निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखना है। इससे एक तो फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे, गलती भी नहीं होगी। तो क्या फार्मूला होता है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और इक्विटी चाहिए। ओके, अब देखो उसने दे क्या रखा है, उसने दे रखा है टोटल एसेट टू डेट रेशो है 2:1। लो जी,
टोटल एसेट्स ही नहीं दे रखे। क्या दे रखा है? टोटल एसेट टू डेट रेशो। कैसे निकाली थी? टोटल एसेट अपॉन डेट्स। कितनी दे रखी है? 2:1। और क्या दे रखा है? डेट्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। तो इसका मतलब टोटल एसेट्स कितने हो गए? 10। कैसे हो गए? चलो निकाल के देख लेते हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या होती है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। कितनी दे रखी है? 2/1। डेट्स कितने दे रखे हैं? 5 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2 यानी कि 10 लाख। चलो जी, हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया 10 लाख। ओके बच्चों, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 3 चीज़ों को मिला के बनती है। ओके जी, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए बोल रहा है 0.5 ऑफ डेट्स, यानी कि डेट से हाफ। चलिए जी लिख लेते हैं, कितना बनेगा? 5 लाख का हाफ यानी कि 2.5 लाख। लो जी 2.5 लाख, इसको आप 2,50,000 पूरा भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट पूरा ही लिखना आप। ओके चलिए, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि इसका 25%। अब तो पूरा लिख ही लेते हैं, कहानी नहीं बनेगी। ओके ये हटा रहा हूं बच्चों। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेते हैं, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन टोटल एसेट्स। चलिए जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ गई थी हमारी? 2,50,000 आ गई थी, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहा है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 1/4 हो जाएगा 62,500। ओके इतना ही होता है 2.5 लाख का। 1.25 लाख का आधा यानी कि 1,25,000, देन उसका हाफ करेंगे तो 62,500। ओके प्लस प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट। अब देखो कैसे निकलेगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आता है बच्चों? ये दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 4 लिखा है। ओके ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज सीख गया हूँ मैं भी अब आप बच्चों से, आप लोग बहुत शॉर्ट में लिखते हो ना, ऐसे मैं भी सीख गया हूँ। ओके तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख, टैक्स देना पड़ेगा उसके बाद ही जो प्रॉफिट है हमारा, वरना गवर्नमेंट पकड़ के ले जाती है, आपको पता ही है। इनकम टैक्स वाले सबसे ख़राब होते हैं, किसी को नहीं बख्शते, पुलिस से भी ज़्यादा। टैक्स कितना है बच्चों? 40% तो 10 लाख का 40% कितना हो गया? 4 लाख। तो हमारे पास कितने बच गए? 6 लाख। तो प्रॉफिट कितना बच गया हमारा? 6 लाख अपॉन एसेट्स हमने निकाल ही लिए थे 10 लाख। लो जी ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 1 9, 9,12,500 लीजिए अपॉन 10 लाख। तो ये समवेयर अराउंड आ गई बच्चों 0.9125, अगर हम पॉइंट्स में निकालते हैं, टाइम्स में निकालते हैं। और मैंने कहा था इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, अगर परसेंटेज में आंसर दिया हो तो आ जाएगी 91.2%। ओके बच्चों समझ में आया? इजी है ना, मज़ा आता है करने में इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्या निकालनी है? ICR निकालनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड लिखना था, मल्टीप्लाई लिख दिया, अपॉन इंटरेस्ट। लो जी अब देखो क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है? हाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? पैट दे रखा है। पैट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स भी ऐड होगा और इंटरेस्ट भी ढूंढ के ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लिखा नहीं हुआ कहीं पे, ऐसा नहीं है कि अगर इंटरेस्ट लिखा नहीं है तो आप खाली टैक्स ऐड कर दोगे। अब इसमें एक और बात है बच्चों, वो कह रहा है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 120, टैक्स है 40%, तो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? तो सबसे पहले तो आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालोगे? देखो ज़रा कितने बच्चों को मैथ्स अच्छे से आता है। चलो फटाफट से आप निकाल लो और फटाफट से ईमानदारी से मुझे बता दो किस किस को आता है, ठीक है? इतने मैं यहाँ कर रहा हूँ तो आप करिए, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये फिगर हमें निकालनी है। ओके इसमें से जब हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट
पता नहीं कितना है, एक फिगर आ जाती है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। ओके, कितना है वो भी हमें नहीं पता, पर वो कह रहा है कि इसमें से हमने टैक्स दे दिया एट द रेट 40%, यानी कि जो भी ये फिगर आई इस पे 40% हमने बच्चों क्या करा, टैक्स पे कर दिया। जब टैक्स पे करने के बाद जो फिगर आई वो आई 1,20,000। लो जी, अब आपको बताना है ये फिगर कितनी है, बता सकते हो? चलिए मैं बताता हूं बच्चों, देखो अब दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला, एक अपना पुराना तरीका। लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स, देन एक्स का 40% निकाल के माइनस कर दो, यानी कि जब एक्स का 40% टैक्स दे दिया तो ये कितना बच गया, ये बच गया एक्स का 60%। अगर ये 60% है तो 100% कितना होगा, निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड। चलिए दोबारा से समझाता हूँ, देखिए कि मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एक्स, क्या है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स है, उसका 40% हमने टैक्स पे कर दिया। ओके बच्चों, तो परसेंट ऑफ एक्स कितना बच गया, 120। सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 100x माइनस 40x इज इक्वल टू 120, तो कितना आ जाएगा 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, देन x इज इक्वल टू 120 अपॉन 60 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2 लाख। समझ आ गया कि नहीं आया? ये थी आम जिंदगी। ओके, अब आ जाते हैं मेंटोस ज़िंदगी पे। मेंटोस ज़िंदगी कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो आप ऐसे मान के चलो कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100, कितना इसमें टैक्स दे दिया 40, कितना बचा ये 60। तो अगर ये 60 है तो 100 कितना होगा, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर भी नहीं समझ में आया, फॉर्मूला लर्न करो। कहाँ लिखूँ फॉर्मूला, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, राइट, ले लिया ना, हटा रहा हूँ। लीजिए, क्या फॉर्मूला मरेगा बच्चों, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स परसेंट इंटू 100। वही जो मैंने अभी बोला था कि अगर टैक्स 40 है तो 60 बचा प्रॉफिट देने के बाद। लो जी, तो कैसे कर देंगे, 1,20,000 अपॉन 100 माइनस 40 बच गया 60 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन भी सिखा दी, आम जिंदगी भी सिखा दी और मेंटोस ज़िंदगी भी सिखा दी, हर तरीके से आप देख लीजिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 2 लाख, यानी कि इसका 40% 80,000 हमने टैक्स भरा होगा तो 120 हमारा ये बच गया। ओके बच्चों, अब हमें इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा, देखो लिखा नहीं है लेकिन पता चलता है, ये है बच्चों डिवेंचर्स 1 लाख के, और ये होता है डिवेंचर पे इंटरेस्ट का रेट। याद रखना ये बात हमेशा, डिवेंचर्स के जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में परसेंटेज जो होती है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें इस डिवेंचर पे पर ईयर पे करना है, यानी कि 1 लाख का 15%। तो कितना इंटरेस्ट हो गया 15,000, तो ये हो गया, प्लस लोन है 1 लाख का, उस पर भी 12% इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो गया 12,000, ये हो गया, टोटल कितना हो गया 27,000 हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा हमारा, कि एक फिगर है जिसमें से 27 माइनस कर दिया तो 2 लाख आ गया, यानी कि ये 2,27,000 होगा। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मज़ा आया, कुछ सीखा नया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2,27,000 अपॉन इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट तो यही है 27,000। अब इसको सॉल्व कर लो, हाँ पता नहीं क्या आएगा, 160 180 180 और 69 8 से जाएगा, तो समवेयर बच्चों 8 पॉइंट
समवेयर अराउंड 4 आएगा, 8.4 टाइम्स। ओके, यानी कि जितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं उससे 8.4 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर रखे हैं। मैंने बताया था कि ये वाली रेशो हमेशा किस में निकलती है, टाइम्स में निकलती है बच्चों। समझ में आ गया? इजी है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, इसमें भी यही निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है, ICR। ओके, और ICR का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम अलग कर देते हैं और ये ICR का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ICR का? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। चलिए ढूंढते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढेंगे, ये रहा जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लो जी, यहाँ पे भी आफ्टर टैक्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, आपको टैक्स निकाल के दे रखा है, मेथड नहीं लगाना। लेकिन क्वेश्चन पूरे चांस से बच्चों ये चीज़ आएगी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इस फॉर्मूले को MCQ में पक्का पूछेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें टैक्स ऐड कर दिया, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें और क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है, ये लो जी, डिबेंचर्स हैं 50,000 के, जिसका 10% यानी कि 5,000 प्लस और भी कुछ है, हाँ है। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 50,000 के, लेकिन यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, बट उसने इंटरेस्ट लिख के दे दिया आराम से कि 5,000 और हैं। लो जी, और टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10,000। लो जी, कितना हो गया अभी, 75, 80, 85, 94। तो लो जी, 94,000 अपॉन 10,000, तो ये आ गया बच्चों 9.4 टाइम्स। ठीक है, आया समझ में? आंसर्स चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ के रखना, बैलेंस शीट और ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर समझना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये फॉर्मूला, तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से सिखा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज तो देखो पहले मेहनत भी ख़राब हो गई, रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे बंद हो गई, उसके बाद से तो ठीक ठाक चल रही है। उम्मीद करता हूँ अभी भी चली होगी, लास्ट पार्ट में भी। तो ओके बच्चों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छे समझ आई होगी, कुछ नया सीखा आपने, अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही आगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाता जाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टर्नओवर रेशोज़ के साथ, देन नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के साथ, और कोशिश करेंगे 4 क्लासेस में चैप्टर ख़त्म। ओके, तो ये हमारी सेकंड क्लास थी, और अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, यही मेरी मेहनत का फल है। अगर आपको लगता है मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फल ज़रूर देना। ओके बच्चों, तो चलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।